हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 24 फैब के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी। क्रेजी जी के ट्रिक के दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों जगह से कहीं से भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए, लास्ट सेशन में जब मैंने आपको रिवीजन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक फैक्ट थोड़ा सा गलत हो गया है वहां पर हमसे, तो उसे सुधार लीजिएगा। एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था समक्का सल्लम्मा जतारा, जिसे मेदाराम जतारा के नाम से जाना जाता है। मैंने शायद आपको गलती से ओडिशा बता दिया है, तो उसको तेलंगाना करेक्ट कर लीजिएगा। 22 फैब के करंट अफेयर में हमने इसे डिटेल में समझा था। वैसे तेलंगाना में कोया जनजाति पाई जाती है, जनजाति महोत्सव है। ये कोया जनजाति समक्का सल्लम्मा जतारा को काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। सही कर लीजिएगा, मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, तो अब हमने एक आपके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फ्रेंड्स। अब हम डेली करंट अफेयर को पैनल पर लेके आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, लाइव दिख कर पढ़ाऊंगा करंट अफेयर। तो अगर आपको ये नया इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया इनिशिएटिव कितना अच्छा लगा और क्या आप सहमत हैं इस चीज़ पर, क्योंकि इससे दो चीज़ें होगी। मैं डायरेक्ट आपसे मिलकर आपको करंट अफेयर पढ़ा पाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा जब हम पैनल पे आपके सामने मुलाकात करेंगे। तो ओके, तो अगर आपको पसंद आए, अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ के जाइएगा। जैसा भी लगे, अगर आप इस फॉर्मेट पे हैं तो जो भी हमारा मेजॉरिटी ऑडियंस होगी उनका जो कहना होगा वही हम देखेंगे कि हमें किस पर ज़्यादा सुटेबल है। वैसे आई थिंक पैनल पर आएंगे तो मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाऊंगा, डायरेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी समझा पाऊंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। तो देखिए, मनोहर जोशी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 86 वर्ष की आयु में। ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं। मनोहर जोशी का जन्म भी महाराष्ट्र के रायगढ़ में ही हुआ था और ये महाराष्ट्र के आगे चलकर सीएम बनते हैं। अब ये 86 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पूरी डिटेल जानते हैं कि एक्चुअल में कब से कब तक ये महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। तो यहाँ पर बात होगी इनके पॉलिटिकल करियर की, मनोहर जोशी के पॉलिटिकल करियर की। तो देखिए, सबसे पहली बार जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो मुंबई के मेयर बनते हैं काफ़ी संघर्षों के बाद। 1976 से 1977 तक मुंबई के मेयर पद पर रहते हैं। आगे चलकर 1995 से 1999 तक ये महाराष्ट्र के सीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले ये शिवसेना के पहले व्यक्ति या नेता थे। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे नोट कीजिए। आगे चलकर 2002 से 2004 तक लोकसभा स्पीकर भी रहे और 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोहर जोशी ने काम किया है। अब 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया मनोहर जोशी का। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीएम थे, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर रहे हैं 2002 से 2004 तक। ये तो बात हो गई देखिए मनोहर जोशी की। इनके अलावा हाल ही में जो अदर निधन हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी व्यक्तियों की भी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के देखिए एक सीनियर लॉयर जिनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, पद्म विभूषण भी इन्हें दिया जा चुका है, फली एस नरीमन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा लोकप्रिय रेडियो होस्ट अमीन सयानी का भी निधन हो गया। किराना घराने की भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका रही है डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी कानूनी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का निधन हुआ और रामपुर सहसवान घराने के शास्त्रीय संगीतकार म्यूजिशियन हैं उस्ताद राशिद खान, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। और अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो मनोहर जोशी पर था। ये कौन? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं मनोहर जोशी। 1995 से लेकर 1999 तक इन्होंने महाराष्ट्र के सीएम का पद संभाला है। अब 86 वर्ष की आयु में मनोहर जोशी का निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स।
आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे जीएस फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं सेंट्रल में यूपीएससी या स्टेट में जो पीसीएस की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? गेस कीजिए, इजीली आप बता देंगे अगर ऑप्शन देखेंगे तो। बिल्कुल सही, यह है भारत के नरेंद्र मोदी। यहां पर देखिए एजेंसी की बात करते हैं पहले। तो अमेरिकी एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट। ये एक रिपोर्ट जारी करती है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के नाम से। अब ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, हर 3 महीने में इस एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। अब 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए हाल ही में अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की है, जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी को रखा गया है। पूरे देश में 78% लोग ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी के कामों से संतुष्ट हैं, नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। और अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट की इस रेटिंग के अनुसार सबसे अधिक लोकप्रिय नेता पूरे वर्ल्ड में 78% अप्रूवल के साथ भारत के नरेंद्र मोदी है। आंसर मिल गया। लास्ट ईयर देखिए दिसंबर 2023 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो पीएम मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर थे। अब इनकी अप्रूवल रेटिंग 2% बढ़कर 78% हो गई है। अब ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 2024 में फर्स्ट नंबर पर हो जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, सेकंड पर है मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस ओब्रेडोर और थर्ड पर है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली। ये टॉप 3 को याद रखिए। वैसे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट ही हैं, लेकिन टॉप 3 को आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए अन्य नेताओं की बात करें जो कि ग्लोबल लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन इनकी रेटिंग इस लिस्ट में बहुत कम है। जैसे जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट है, वो इस रेटिंग में अप्रूवल रेटिंग में 11वें नंबर पर हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम है, ये 17वें नंबर पर हैं। और ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के पीएम है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये ब्रिटेन है, ये 20वें स्थान पर है। वैसे इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप 1, 2, 3 को आप याद रखिए और स्पेशली इसमें 1 को याद रखिए। तो अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन, शीर्ष नेता कौन? तो लोकप्रियता के मामले में शीर्ष नेता हैं भारत के नरेंद्र मोदी। ओके, इसके बाद आइए 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया? तो संत रविदास भक्ति काल के महान संत है फ्रेंड्स। इन्हें बहुत जगह पर संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इनके एक स्टेच्यू का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। आंसर हो जाएगा आंसर ए। 23 फरवरी को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी के दौरे पर थे। यहीं पर देखिए वाराणसी जिले के सिर गोवर्धन में इन्होंने संत रविदास की 647वीं जयंती के कार्यक्रम में संत रविदास के स्टेच्यू का इनॉग्रेशन किया। ये जो स्टेच्यू है जो कि यूपी के वाराणसी में स्थापित किया गया, इसकी ऊंचाई 25 फीट है और इसी जगह सिर गोवर्धन में जहां पर यह स्टेच्यू लगाया गया है, यहीं पर संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला भारत के पीएम के द्वारा रखी गई। इजी। तो क्वेश्चन आए संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भारत के पीएम ने कहां रखी? तो यूपी के वाराणसी में।
और संत रविदास के स्टेचू का इनॉग्रेशन कहाँ किया? तो यूपी के वाराणसी में। पर्टिकुलर प्लेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है तो ये सिर गोवर्धन है। कहाँ स्थित है? यूपी के वाराणसी में। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन किस देश से संबंधित है? तो इंट्यूटिव मशीन्स, जो कि देखिए एक प्राइवेट कंपनी है फ्रेंड्स, ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इसने क्या ऐसा चमत्कार कर दिया भाई जो इसको जाना जाए? तो याद रखिएगा, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली ये वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। कहाँ की है? तो अमेरिका की है। वैसे चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक केवल इंडिया ही पहुंच पाया था, और इंडिया पहला ऐसा देश बना था 2023 में जिसने साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 को उतारा था। अब चंद्रमा के साउथ पोल पर 2024 में उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी अमेरिका की बनी इंट्यूटिव मशीन्स के नाम से। ओके, अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, नाम मैंने आपको बता ही दिया है। इसका लैंडर ओडिसियस के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर हाल ही में लैंड हुआ। वैसे इसे 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था और अब यह चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। और इसी के साथ अमेरिका भारत के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाता है फ्रेंड्स जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड किया है। ओके, और वर्ल्ड की ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जाती है कौन? इंट्यूटिव मशीन्स, जिसका लैंडर या जिसका यान चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। यह चंद्रमा पर करेगा क्या? तो देखिए, चंद्रमा पर जो डस्ट है उसकी स्टडी करने के लिए इस लैंडर को ओडिसियस को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा गया है। जिस प्लेस पे ये लैंड हुआ उसे मालापाट के नाम से जाना जाता है। ये साउथ पोल है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा, पहली प्राइवेट कंपनी बनी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स, और पहला देश इंडिया था और अब दूसरा देश कौन बन गया? अमेरिका। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी जानते हैं। हमने 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग की थी, और इसी के साथ दुनिया पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर सफल लैंडिंग हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो लेजर वेपन दुर्गा 2 को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा वेपन है जो कि डिफेंस के लिए बनाया गया है, जो कि आर्मी के लिए बनाया गया है, और अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप डीआरडीओ पर तुक्का लगा सकते हैं। वैसे देखिए, अगर नहीं पता है तो तुक्का लगाइएगा, 90% संभावना है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन याद रखेंगे तब तो बेस्ट है। लेजर वेपन दुर्गा 2 को हाल ही में देखिए डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। बहुत जल्द इसका परीक्षण किया जाने वाला है। दुर्गा 2 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है फ्रेंड्स, जो कि जमीन पर, सी या एयर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। भारतीय सेना के खिलाफ भारतीय सीमा में किसी भी मिसाइल या फाइटर विमान को समाप्त करने में यह सक्षम है। लेजर वेपन है जिसे दुर्गा 2 नाम दिया गया है, और डेवलप किसने किया? तो इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है यूएई ने, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री देने वाला है। अब इसके तहत होगा क्या? तो कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जो कि टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, व्यापार के लिए अगर वो यूएई गया है, संयुक्त अरब अमीरात गया है, तो 90 दिन के वीज़ा के लिए गया होगा। अब 90 दिन के वीज़ा के बाद वो वहीं पर अपने वीज़ा को और 90 दिन तक बढ़वा सकता है। मतलब एक साल में अधिकतम 180 दिन तक ही इसकी सीमा है। 90 डेज हो गए, और अगर वो बढ़वाना चाहता है तो एक बार वो 90 दिन के लिए वापस उस वीज़ा को बढ़वा सकता है, और अधिकतम 180 दिनों तक संयुक्त अरब अमीरात में रह सकता है। यही है मल्टीपल वीज़ा एंट्री, जो कि अगले 5 सालों के लिए भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की। यही है मल्टीपल वीज़ा एंट्री, जो कि आगे 5 सालों के लिए भारतीयों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के मध्य में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना और ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देना दोनों देशों के मध्य में। यह मल्टीपल वीज़ा एंट्री का मुख्य उद्देश्य है। भारत के लिए किसने हाल ही में शुरू की 5 साल के लिए? संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की जाएगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा,
जो कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र है। देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। यह क्लीन एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और फिर हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। यही है ग्रीन हाइड्रोजन। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इस हाइड्रोजन सेंटर के निर्माण के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के बीच में हाल ही में देखिए एक ट्रीटी हुई है, जिसके तहत इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर को स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें तो अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो उद्देश्य समझ में आ जाएगा। भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ा है, कहां स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आगे आ जाइए। त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्ती 16 या दोस्ती 16 जो कि त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल होते हैं। नेपाल इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन शामिल नहीं है क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। तो मालदीव की राजधानी माले में देखिए भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में दोस्ती 16 जो कि एक त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत की गई। देखिए वैसे ये युद्धाभ्यास 3 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। तीनों देशों के मध्य में कौन कौन? भारत, श्रीलंका और मालदीव। इनके मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करने के लिए, आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती 16 की शुरुआत सबसे पहली बार 1991 में की गई थी। वैसे यहाँ पर यह करेक्ट कीजिएगा कि 1991 में जब इस कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी, तब केवल 2 देश ही इसमें शामिल थे। एक था इंडिया और एक था मालदीव। आगे चलकर 2012 में इसमें शामिल होता है श्रीलंका। तो पहले केवल 2 देश ही शामिल थे और 2012 में आगे चलकर श्रीलंका को इसमें शामिल किया गया। तब यह त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हो गई दोस्ती 16 के नाम से। शुरुआत कब हुई? 1991 में। अब देखिए 2024 में कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया। 3 ही देशों के बीच में होता है, लेकिन बांग्लादेश इस साल 2024 में दोस्ती 16 में ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हुई है। याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य में जो अदर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो अभ्यास मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है, और सिलिनेक्स जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में ही आयोजित होता है, यह नौ सैन्य अभ्यास है। वहीं पर भारत और मालदीव के मध्य में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसमें अभ्यास एक्वेरिन शामिल है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अभी तो संबंध काफी खराब चल रहे हैं, आप जानते हैं, कारण भी लक्षद्वीप को प्रमोट करना पीएम के द्वारा, मालदीव को कहीं ना कहीं बुरा लगा है, मिर्ची लगी है, तो अभी के लिए थोड़े संबंध बिगड़े हुए हैं। पर फिर भी युद्धाभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज ये तो चलती रहती है, क्योंकि इंटरनेशनली, ग्लोबली दिखावा भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि चलो भाई हम पड़ोसी हैं और इन छोटी छोटी समस्याओं को टैकल करेंगे। पर ठीक है, नो डाउट। दोस्ती 16 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दोस्ती 16 जो कि एक त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, मालदीव के माले में इसकी शुरुआत हुई। 3 देश कौन कौन शामिल होते हैं? तो इंडिया, श्रीलंका और तीसरा कौन? मालदीव। इंडिया और मालदीव पहले से थे, श्रीलंका जुड़ा 2012 में। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो देखिए हाल ही में विजिलेंस कमिश्नर के रूप में एएस राजीव की नियुक्ति की गई। यहां पर वैसे मुख्य सतर्कता आयुक्त से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये अदर हैं, अन्य सतर्कता आयुक्त हैं, तो चांसेस कम है, लेकिन अभी नियुक्ति हुई है तो आप याद रखिए। ओके। एएस राजीव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। अब इन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यहां पर देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको मुख्य सतर्कता आयुक्त का काम क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए भारत में जितने भी विभाग है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, उसमें अधिकारी और कर्मचारी के जो करप्शन के चार्जेस होते हैं, करप्शन जो होते हैं, उनको जांच करना और उन पर नियंत्रण करने वाली ये भारत की सर्वोच्च संस्था है। नाम क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक तो हो गया अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हो गए। देखिए अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके अलावा अन्य सतर्कता आयुक्त में एक मेंबर तो श्री अरविंद कुमार हैं, और अब दूसरे मेंबर के रूप में
A.S. राजीव की नियुक्ति की गई है। 3 सदस्य होते हैं इस संस्था में। इस संस्था की स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी और तीनों जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पर की जाती है ये आप छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि प्रेसिडेंट तीनों की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष इस पद पर रहता है। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अन्य सतर्कता आयुक्त में एक श्री अरविंद कुमार और दूसरे की अब नियुक्ति की गई A.S. राजीव। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव की शुरुआत की? बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव एक्चुअल में है क्या, ये आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक जो एकेडमिक वीक होता है स्कूलों में, मतलब मंडे टू सैटरडे, इसके मध्य में एक दिन ऐसा रहेगा जब बच्चों को बैग लेकर स्कूल नहीं आना होगा। बच्चों पर बढ़ते हुए पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है, इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत 2024-25 के एकेडमिक सेशन से कर दी जाएगी। 2024-25 के एकेडमिक सेशन से फर्स्ट से लेकर 12th तक के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों में तनाव को कम करने के लिए उन्हें वीक में एक दिन बैग लेकर नहीं आना होगा। इस इनिशिएटिव में छात्रों के बैग का वजन भी उनकी क्लास के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा, उससे ज्यादा उनका वजन भी नहीं हो सकता बैग का। तो यही इनिशिएटिव है, सीधा सीधा इसका मतलब है बच्चों में तनाव को कम किया जा सके जो कि पढ़ाई के प्रति है। यह है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। ओके, तो यहां पर देखिए 24 फैब के सभी करंट अफेयर्स को समझ लिया हमने। आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। हम सितंबर मंथ में थे, सितंबर मंथ के करंट अफेयर को वन लाइनर में डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। 21 सितंबर 2023 को असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की। 22 सितंबर 2023 को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 स्वाति नायक को प्रदान किया गया। 22 सितंबर को नदी उत्सव के चौथे संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना था सितंबर 2023 में। 22 सितंबर 2023 को सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में वीना में बैठक का आयोजन किया गया। 23 सितंबर 2023 को इटली के पूर्व प्रेसिडेंट जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया। आगे 23 सितंबर 2023 को भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में सेलिब्रेट किया गया। 23 सितंबर 2023 को ग्रीस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। 23 सितंबर 2023 को भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया। और लास्ट 25 सितंबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है सितंबर मंथ के। अब यहां पर हम लास्ट डे के रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने? जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन? तो अरुणाचल प्रदेश। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने विमेंस जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चर्चा में रही महिला सुरक्षा योजना का नोडल मंत्रालय होम मिनिस्ट्री है। एआई चैटबॉट हनुमान को रिलायंस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा कॉटन कैंडी की बिक्री पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित वकील अली एस नरीमन का निधन हो गया। इन्हें 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। इसके बाद आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई पहल GIDH के पूर्ण रूप की बात करें तो यह ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। और लास्ट क्या पढ़ा था हमने? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से सुनिएगा। भारत में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। भारत में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए करंट अफेयर में नया इनिशिएटिव जो हमने लिया है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, पैनल पे आपका करंट अफेयर लाया जा रहा है, आपको कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। अपनी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।